element, that is clear. तो आज हम डी और एफ ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे, दिस इज अनदर चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत आसान चैप्टर है, बस 3-4 कंपाउंड आपको यहाँ पे लर्न करने होंगे। हम फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे डी और एफ ब्लॉक। क्लियर, नाम से इसका डी ब्लॉक है बट डी एंड एफ ब्लॉक है, बट एक्चुअल में जो हमारा मेन डिस्कशन होगा इसके अंदर दैट वुड बी रिलेटेड टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम एफ ब्लॉक के अंदर हमें इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। नेक्स्ट, राइट डाउन डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले डिफाइन करेंगे ये होते कौन से एलिमेंट हैं, किस ग्रुप में होंगे और किस पीरियड में आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, तो कैन यू टेल मी डी ब्लॉक सीरीज जो है वो किस किस ग्रुप में होगी? वेरी गुड, थर्ड से लेके 12 ग्रुप के बीच। So D block elements are filled from 3rd to 12 group. Now, very important point: D block elements are known as transition metal or transition element. Very very important. D block के element को हम transition element कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, why D block elements are known as transition element? तो इसका रीजन क्या होगा, ध्यान से समझना। दो अलग अलग चीजें यहाँ पे पैरेलली वर्क करेगी। एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है और दूसरा हम डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते क्यों। तो पहले का रीजन होगा व्हाई वी कॉल देम एज ट्रांजिशन, बिकॉज दे आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक से हम चलेंगे, बीच में डी ब्लॉक आएंगे और फिर कौन से एलिमेंट आएंगे, पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक आपको याद होगा बेटा, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन है, network problem थी। Write down transition elements, those elements which contain unpaired electron, in ground state, or in most common oxidation state, in ground state or in most common oxidation state। एक बार रीड करो डेफिनेशन को कि वो एलिमेंट जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, अनपेड डी इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन से वाले अनपेड, डी सबसेल के अनपेड इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम ट्रांजिशन कहेंगे। नोटेड, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन या तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हो या फिर किसके अंदर हो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। क्लियर, जैसे इफ वी टॉक अबाउट स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इज 21। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन, इट इज आर्गन 18, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में आ जाएंगे, देन 4s2 3d1 लाइक दैट। तो इससे पहले तो डी सबसेल आएगा नहीं, आर्गन तक तो डी सबसेल नहीं आएगा, दैट इज टीपी6। टीपी6 के बाद आया 4s2, 4s2 के बाद क्या आया 3d1। तो डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे,
5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होंगे और 5 में एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होगा। इसका मतलब स्कैंडियम के ग्राउंड स्टेट के अंदर डी सबसेल के अंदर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कैन बी कॉल इट एज ट्रांजिशन एलिमेंट। यस। इसी तरह से कॉपर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, आर्गन 18, और याद होगा बेटा कॉपर वाला एक्सेप्शन होता है, ये 3d9 और 4s2 होना चाहिए था, बट होगा क्या 4s1 और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब इस कंडीशन में देखें तो कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बिकॉज 3d10 जो है वो क्या होगा, फुली फील्ड। दिस इज फुली फील्ड, इट डज नॉट कंटेन एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। तो ये हमने इसके ग्राउंड स्टेट डिस्कस किया बेटा। क्या कॉपर का ऐसा कोई और एक्साइटेड स्टेट है जहां पे कॉपर में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाए? तो आपको याद होगा बेटा, आपने कॉपर +1 आयन बनाया था क्यूप्रस, और दूसरा बनाता है कॉपर +2 दैट इज क्यूप्रिक। तो ध्यान से समझना, क्या कॉपर ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा? नो। क्या कॉपर +1 में, वहां पे भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि +1 जब लगाओगी तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ का निकलेगा, 4s का, अभी भी 3d क्या होगा, 10। बट कॉपर +2 बनाएंगे तो 3d क्या हो जाएगा, 9, और 3d9 में उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो कॉपर का जो कॉमन चार्ज है दैट इज Cu+2। इफ वी राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 दैट इज आर्गन 4s0 एंड 3d9। अब 3d9 बनाओ, 5 ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन पैड हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो अनपेड। नोटेड, स्कैंडियम अपने ग्राउंड स्टेट में ही ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट कॉपर ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन नहीं होगा, बट इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट इन इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +2। क्लियर? तो हमने डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन किया था कि या तो ग्राउंड स्टेट में हो तो भी चलेगा, या फिर उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। नोटेड? विच वन? ये पी में भी होंगे, पी के अंदर जैसे आप नोबल गैसेस का डिस्कशन करो, तो नोबल गैसेस में हर एक नोबल गैस होता है। क्लियर? और फुल फील्ड की एस की बात करो तो जैसे बेरिलियम का कॉन्सेप्ट, हाफ फील्ड वाला एक्साइटेशन दैट इज ओनली 40। इसलिए वहां पे स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा आते हैं, क्योंकि एक्चुअल में स्टेबिलिटी एनर्जी रिलीज होने की वजह से आती है। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी देन ओनली वी विल कंप्रोमाइज द एक्साइटमेंट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट तभी कराएंगे जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। एफ में होता है। एफ में मैंने सुबह वाले बैच में एक एग्जांपल दिया था, गैडोलिनियम। क्लियर? उसको देखना, उसके अंदर 4f7 लेकर। हाँ यस, कॉपर मीन किसी के अंदर हो, यदि कॉपर इज ट्रांजिशन मेटल बिल्कुल है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर एक्साइटेड स्टेट में, ओवरऑल होना चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब जैसे जिंक की बात करें, राइट डाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, व्हाई जिंक, cadmium and mercury cannot be called as transition element? तो इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते? तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर हुई, वो एलिमेंट जिनके डी सबसेल में क्या होने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन। नाउ जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। जिंक इज हैविंग एटॉमिक नंबर 13, इट इज आर्गन 18, 4s2, 3d10। तो देखो, इसके ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, इसका ग्राउंड स्टेट है जहाँ पे हमने कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगाया। दिस इज द जीएस, ग्राउंड स्टेट ऑफ जिंक। तो डी सबसेल बताओ,
फुली फिल्ड है, मीन्स नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बेटा आपको यदि गौर किया होगा तो जिंक का जो कॉमन चार्ज होता है वो +2 होता है, Zn+2 आयन बनाता है जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन निकलने पे बनेगा, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेंगे? फोरस से, जो सबसे लास्ट में फील होते हैं बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन। तो फोरस क्या बन जाएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन जो है Zn से Zn2+ में आते टाइम निकलेंगे फोरस के, तो ये बन जाएगा 4s0 एंड दिस इज अगेन इट इज 3d10, ठीक है। तो अब भी बताइए क्या इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा? नो। दैट मीन्स जिंक जो है बेटा इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, अनपेड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही इसके कॉमन ऑक्सीडेशन। इसी तरह से द सेम विथ कैडमियम एंड मर्करी ऑल्सो, क्लियर। तो राइट डाउन इसका रीजन क्या होगा, राइट डाउन जिंक कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट because zinc cannot be called as transition element because it does not contain unpaired d electron, not contain unpaired d electron in its ground state, or in most common excited state, in ground state or in most common oxidation state, clear, in ground state or in most common oxidation state। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर भी 3d10 था, सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं, और मोस्ट कॉमन के अंदर भी 3d10 है और सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं। नाउ एक नोट डाल के लिखेंगे, राइट डाउन नोट। तो ये आप बताइए कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक और ऑल डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन? Yes, all transitions are D blocks, clear, but all D blocks are not transition, क्योंकि ये जिंक कैडमियम मरकरी किसके एलिमेंट थे? डी ब्लॉक के तो थे, बट ये ट्रांजिशन नहीं थे। डन, राइट डाउन all transition elements are D block, all transition elements are D block, but all D block are not transition, all D block elements are not transition। नेक्स्ट, अब देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा इनमें डिफरेंट सीरीज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस 3D सीरीज। 3D सीरीज, 3D सीरीज का मतलब वो डी ब्लॉक जिनमें हम कौन से डी सबसेल को करेंगे? 3D को। तो कैन यू टेल मी these 3D elements are filled in which period? फोर्थ पीरियड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा डी सबसेल में n-1 में फिल करते हैं। तो इफ यू आर फिलिंग डी सबसेल इन एनी पीरियड इट वुड बी द पेनल्टीमेट सेल। 4 में 3 भरेंगे, 5 में कौन सा डी सीरीज आएगा? 4D, और 6 में 5, राइट। तो 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज का पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, इट स्टार्ट फ्रॉम 21 एंड इट्स लास्ट एलिमेंट इज जिंक, दैट इज अप टू 30। तो 21 से लगा के 30 तक जो एलिमेंट है वो 3D में आएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इज 4D सीरीज। 4D कौन से पीरियड में होगी? 5th पीरियड। तो 4D का सबसे पहला एलिमेंट होगा बेटा जेटेरियम। Deuterium is having atomic number 39 and it would end up to cadmium, that is 48. Clear? 10 एलिमेंट आ रहे हैं, कैडमियम से जिंक 10, in the same manner deuterium to cadmium 10 element। next is 5D series। 5D सीरीज की बात करें तो ये 6th पीरियड में आएगी। 5D सीरीज का पहला एलिमेंट होता है लैंथिनम, वेरी इंपॉर्टेंट, do not confuse with the lanthanum and lanthanide, clear? Lanthanum is the element and lanthanide is the series, clear? तो lanthanum हो गया 57, इसके बाद
58 से लगा के 71 लेंथेनाइड आ जाएगा, और वो किस में जाएंगे, एफ सीरीज में। याद है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो देखो 58 से 71 गायब हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे 72 पे। ठीक है, 72 इज हैफ्नियम एंड अप टू 80 दैट इज मर्करी, लाइक दैट। ठीक है, तो इस दौरान जो 58 से 71 होंगे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट इज 60 सीरीज। 60 series will be filled in 7 periods. So first element is actinium. Actinium is 89. अगेन यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक्टिनियम एक एलिमेंट है और एक्टिनाइड एक सीरीज है। एक्टिनाइड बोलो या एक्टिनोइड बोलो, बोथ आर सेम। एक्टिनियम, देन बताओ एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होगी, 90 to 103, 14 एलिमेंट होते हैं, तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे 104 पे। अन अन अनिल क्वाड्रियम UNQ दैट इज 104। तो 104 से लेके 112 तक अन अन बाइयम 100। ठीक है, तो ये कोड आते हैं सबको। 1 के लिए 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, बाई, ट्राई, क्वाड, हेक्स, पेंट, हेक्स, सेप, ऑक्स, इन, ENN इन। गेटिंग माय पॉइंट, इसको लिखते हो, इसको आप नोट कर, दिस इज इम्पोर्टेंट। 0 के लिए नील, अन, 2 के लिए बाई, इट इज ट्राई, क्वाड, पेंट, 6 के लिए हेक्स, इसके लिए बताओ हेप्ट या सेप्ट, नो सेप्ट। ठीक है, इसके रीजन बताऊंगा व्हाई इट इज सेप्ट। 8 के लिए ऑफ एंड 9 के लिए इन। देखिए ध्यान से, फोकस ऑन बोर्ड। व्हाई वी कॉल दिस एज सेप्ट, IUPAC में तो इसको हेप्टेन बोलते हैं, इजंट इट? बेटा यहाँ पे इनका जो कोड होता है उनका फर्स्ट लेटर होता है, तो मान लो आपने इसको हेप्ट बोल दिया, तो ये भी एच और ये भी एच, तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे, इजंट इट? इसी तरह से 9 को आप क्या बोलते हो, नॉन एन। क्लियर? यदि उसको NON बोलोगे तो ये भी N है, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन 0 and 9, दैट्स व्हाई इट इज इन। क्लियर? तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अनिल क्वाडियम 104, देन आफ्टर अन बाइयम 1 नेक्स्ट। चलिए तो बताइए एक्टिनोड सीरीज कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगी, 90 to 103, के बाद 104 आ जाएगा, 104 से लगा के 112 60 सीरीज होंगी। देन नेक्स्ट राइट डाउन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of D series. So it is N minus 1, D 1 to 10 and NS 1 to 2. ये भी डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। नाउ फोकस ऑन बोर्ड। बेटा N minus 1, D 1 to 10 and NS 1 to 2, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये डी ब्लॉक का तो है, बट डी ब्लॉक में सिर्फ 3D में लागू होता है। रोटेट, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली 3D। यदि आप आगे भी लिखना चाहते हो तो इट शुड बी 0 to 2। क्लियर? आगे की सीरीज में जैसे 4D 5D, तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट इफ यू राइट इट एज 0 to 2। नोटेड। सर ये 0 to 2 और 1 to 2 वाला फिर से बताना। ओके देखो 0 to 2 and 1 to 2। ठीक, जैसे 3D सीरीज जो होगी बेटा, 3D सीरीज के एलिमेंट होंगे स्टैंडियम से लगा के जिंक। क्लियर? आप सबका कॉन्फ़िगरेशन देखना एक बार, वहाँ पे आपको कहीं पे भी जो NS है वो 0 नहीं मिलेगा।
क्लियर? 3D के अंदर या तो आपको NS1 मिलेगा या फिर NS क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बट जब आप 4D में यहाँ पे एक एलिमेंट होता है पैलेडियम, क्लियर? पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखना, इसका जो 5s है वैलेंस शेल का जो s सबसेल है वो 0 होगा, लाइक दैट। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे यदि इस सीरीज में भी हम 1 to 2 रखते तो ये तो गलत हो जाता है, इजंट इट? तो ये 0 भी होता है। 3D सीरीज में तो ये 1 to 2 ही रहेगा, बट जब हायर सीरीज की बात करेंगे तो कहीं पे ये वैलेंस शेल का s 0 भी हो सकता है। क्लियर? Okay, sir. Okay. Example is palladium. Next, write down F log. F log को ब्रीफली देखते हैं, इसके बाद बाकी के इनके ट्रेंड बाद में देखेंगे। F log जो होता है बेटा, सारे F log थर्ड ग्रुप में होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। All F log elements are placed in third group. Then जैसे D में कौन कौन से ग्रुप थे? D में थे थर्ड से लगा के 12 तक। नाउ F log के टोटल ऑफ 28 एलिमेंट्स आर देयर। F log के टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं, एंड देयर आर 2 सीरीज इन F log. One is lanthanide और lanthanoid. Both are same. Lanthanide बोलो या NOID, noid. And second one is actinide. Lanthanide सीरियम से स्टार्ट होता है, that is 58, और ये एंड होता है बेटा ल्यूटिशियम पे, that is 71. 58 to 71. Clear? And actinide will start from thorium, that is 90, and will end up to lawrencium, that is 103. Now very important, कि जो lanthanide होते हैं, that is filled in which period? Anyone? check करो, 6 period में. Clear? 58 to 71, that is filled in 6 period. और actinide 7 period में fill कर. Now one more point. Lanthanide में बात करें तो can you tell me which subcell is filled? 4F, 5F, 6F और 7F? Anyone? चलो देखिए ध्यान से, याद रखना S जब भरते हैं बेटा किसी भी सेल में तो वो NS भरते हैं। क्लियर? S में कौन सा भरते हैं? NS. In S we fill NS subcell. ठीक है? P में भी हम NP भरते हैं, आफ्टर मोस्ट P, बट D में एक कम भरते हैं। याद है अभी डिस्कस किया हमने, D के अंदर हम कौन सा D भरते हैं? N-1 D। और F में हम प्री पेनल्टीमेट भरते हैं, दैट इज N-2F। क्लियर? तो 6 पीरियड में कौन सा F भरेगा? 4 है। Got it? So we filled N-3, so that should be 4F। तो इस हिसाब से बताओ एक्टिनाइड कौन सी होंगी? 5F सीरीज। क्लियर? N को 7 पुट कर दो तो 5F सीरीज। दोनों में 14 एलिमेंट होंगे, बोथ कंटेन 14 एलिमेंट। एक्टिनाइड में एक बात याद रखना है, इसके ज्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। मोस्ट एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। नाउ नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ सीरीज और एफ लॉग। राइट डाउन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of F log element, that is N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 and NS1 to
n-2, f1 to 14, n-1, d0 to 1, and nf 1 to 2. Okay, d उसको आप करेक्ट करें, that is actually n-1, d1 to 0 to 1. ठीक है, तो n-2 का मतलब कौन सा सबसेल होगा? प्री पेनल्टीमेट. क्लियर, अंदर से भी अंदर वाला सबसेल. n-1 कौन सा होगा? पेनल्टीमेट सबसेल. और n कौन सा होगा? वैलेंस सेल. गॉट इट? देखो ध्यान से, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से सेल होते हैं. तो यदि ये सबसे बाहर वाला सेल है तो उसको हम एन सेल कहेंगे, दैट इज आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल. ठीक है, इसके अंदर जाएंगे तो ये मिलेगा पेनल्टीमेट सेल n-1, और इसके अंदर और जाएंगे दैट इज n-2, उसको हम कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट या फिर प्री पेनल्टी, दैट इज n-2. डन. So that is pre-penultimate. अंदर से अंदर वाला सेल, this is penultimate, and the outer cell is N, that is outer or valence. Valence. So till now we have discussed the basics of this chapter. सारे एलिमेंट का हमने क्लासिफिकेशन किया कि किस तरह से डी और एफ सीरीज जो है क्लासिफाइड होती है. गॉट इट? डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट. इसी तरह से एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहते हैं. गॉट इट? व्हाट आर द नेम ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट? दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर होते हैं. आपने देखा होगा ये दोनों सीरीज जो हैं वो डी ब्लॉक के अंदर आ रही है. दैट्स व्हाई एफ ब्लॉक आर नोन एज inner transition element. Inner transition element, and these are also known as rare earth metals. Inner transition element और rare earth metals. ठीक है, तो डी में आपको याद रखनी है 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज. और एफ में कौन सी सीरीज है? 4F सीरीज और 5F. 4F को क्या कहेंगे? लैंथेनॉइड. 5F इज एक्टिनॉइड. 4F जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 58 से लगा के 71, एंड 5F इज फ्रॉम 90 to 103. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बेटा डी ब्लॉक को, अलग से डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, और फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. तो राइट डाउन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ये सारे हार्ड मेटल होते हैं. क्लियर? बटर, दे आर मेलिएबल, डक्टाइल, they follow all the properties of metal except mercury. Mercury is soft as well as liquid. Clear? So write down. Most of these are hard, solid. Most of these are hard, solid, have metallic and metallic character. Most of these are hard, solid, have metallic character. They possess the property of ductility and malleability. They possess the property of ductility and malleability. Ductility and malleability, except mercury. Except mercury, which is soft and liquid. Okay, ये ना तो solid होगा ना hard होगा, which is soft
एंड लिक्विड, लाइक दैट। तो ज्यादातर डी ब्लॉक सॉलिड होंगे और हार्ड होंगे। नाउ ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये कब ज्यादा होगा, मेटेलिक बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा, आपको याद होगा क्लास 11th में बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि ओवरलैपिंग कब होती है, तो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मेटल ओवरलैप करेंगे एंड दे विल शो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर? तो राइट डाउन, more the number of unpaid electrons, more the number of unpaid electrons, more will be overlapping, more the number of unpaid electrons, more will be overlapping, stronger will be metallic bond, stronger will be metallic bond। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगी। नाउ इसके एग्जांपल देखो, क्रोमियम हुआ, मोलिब्डेनम हुआ और टंगस्टन। बेटा इनमें बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनके बीच जो मेटेलिक बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्ग, that is you can say strongest because they contain large number of unpaired d electrons, because they possess large number of unpaired electrons। नोटेड? तो यदि बोर्ड में या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए नीट के अंदर, वाई क्रोमियम is having high percentage of metallic character or strong metallic bond because of large number of unpaired electron। क्रोमियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको याद भी होगा, इट इज आर्गन 4s1 and 3d5, isn't it? तो S में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है और D के अंदर भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। नोट इट डाउन। Any doubt up to this? Anyone? आपको कोई डाउट? Note it down. नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखें, why zinc, cadmium and mercury, write down question, why zinc, cadmium and mercury are soft solid? Why zinc, cadmium and mercury are soft solid? अभी हमने डी ब्लॉक को हार्ड बताया था, बट जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो सॉफ्ट में काउंट होंगे। एनीवन? वेरी गुड। इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, सबके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल ऑफ दीज कंटेन n-1 D10 कॉन्फ़िगरेशन एंड NH2 कॉन्फ़िगरेशन। तो सबके D सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, दे डू नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन। So strength of metallic bond is weak। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑब्वियसली मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा, और वीक होगा तो हम उनको क्या कह देंगे? सॉफ्ट सॉलिड। देन नेक्स्ट राइट डाउन दूसरी प्रॉपर्टी। तो बेटा आपको मेटेलिक कैरेक्टर में यही बातें याद रखनी है। पहली बात कि ज्यादातर हार्ड सॉलिड होंगे। सेकंड थिंग एक्सेप्शन क्या था? मरकरी और
मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट राइट डाउन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट भी मेटेलिक बॉन्ड से रिलेटेड है। यदि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको मेल्ट करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, इजंट इट? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। दैट मीन्स वी कैन रिलेट मेल्टिंग पॉइंट is directly proportional to strength of metallic bond. Melting point is directly proportional to strength of metallic bond. अच्छा, further strength of metallic bond is directly proportional to what? Number of unpaired electrons. Clear? तो जैसे अब 3D सीरीज में बात करें, if we talk about 3D सीरीज, तो 3D सीरीज में सबसे पहले होता है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, देन क्रोमियम। ठीक है? तो बेटा बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज बिकॉज स्कैंडियम के अंदर डी क्या होता है? 1, टाइटेनियम के अंदर 3D2, वेनेडियम के अंदर क्या होता है? 3D3, बट क्रोमियम के अंदर 3D4 नहीं होता है, ये क्या होता है? 3D5। याद होगा? तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज as the metallic bond become more stronger and is the melting point. Melting point will also increase. Clear? तो एक क्वेश्चन लिखें, explain this order of melting point. कि मैग्नीज में भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रोमियम से कम है और मैग्नीज का आयरन से भी कम। एक्सप्लेन दिस ट्रेंड। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाई जिंक, कैडमियम, मर्करी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट? इसको एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन, नोट दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है, दोनों का एक्सप्रेशन एक से एक जैसा है। इस वाले का बताओ एनीवन? मैग्नीज में तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी D5 है। इसका चेक कर लो, D5 है, ये भी D5 है, 4s1 है, दिस इज 4s2 एक्चुअली, एंड दिस इज 4s2 3d6। क्लियर? ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा दोनों के आउटर मोस्ट शेल का। तो बेटा इसका और इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसके भी D5 हैं, 5 अनपेड, इसके D5, तो दोनों का ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। चलो इसको हटाओ, इन दोनों का देखें तो D6 के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। इसंट इट? 6 इलेक्ट्रॉन एक को पैर अप कर देगा, इसके अंदर 4 और इसके अंदर 5। फिर भी आयरन का मैग्नीज से ज्यादा है। कैन यू एक्सप्लेन द ट्रेंड? क्योंकि ये जो मैग्नीज है बेटा, इट इज परफेक्टली हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड होने के कारण ये स्टेबल है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा। So it will not involve in metallic bond either. So that's why it is having low, exceptionally low melting point. Clear? तो इसका रीजन क्या होगा? Because of half filled configuration, it will not involve in metallic bonding. तो इसके केस में मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेगा, ऑल्दो बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने के कारण दैट इज स्टेबल। नेक्स्ट ये बताओ। एग्जैक्टली, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि इनके सारे डी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो बिकॉज ऑफ पेयरिंग मेटेलिक बॉन्ड इज फ्री, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड
weak metallic bond. Hence weak metallic bond और metallic bond weak होगा तो obviously melting point क्या होगा? Low. Note it down. जैसे ये हमने तीन बनाए हैं 3D के, that is same valid for 4D, it is also valid for 5D. clear? But 5D के अंदर यहाँ पे थोड़ा आप वहां भी एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन देखेंगे आप। सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, वहां पे आप देखेंगे बेटा जैसे क्रोमियम के अंदर हाफ फील्ड के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, बट नीचे आते आते ये होगा ही नहीं, मीन्स एस का इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाएगा, ऐसा भी एक जगह होगा। तो वी हैव टू चेक एस पर कॉन्फ़िगरेशन। एनी डाउट अप टू दिस? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो पहला हमने मेटेलिक कैरेक्टर देखा, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, थर्ड इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई ऑर्डर। इसमें कौन सी 2 बातें याद रखना है? एक तो आपको बेटा 3D सीरीज का ऑर्डर याद होना चाहिए, और दूसरा इसमें एक टॉपिक आता है आपको याद होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द साइज ऑफ 3D सीरीज। एक तो इस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, साइज ऑफ 3D सीरीज। तो पहले 3D सीरीज लिखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, iron, cobalt, nickel, copper, and this is zinc. Clear? So these are the 10 elements of 3D series. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, starting from 21 and ending at 30. अब इस सीरीज के बारे में बात करें तो बेटा स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। एंड व्हाट इज नॉर्मल ट्रेंड? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है? डिक्रीज। क्लियर? So from scandium to chromium, normal trend will be followed and size will decrease. ठीक है? From chromium to nickel, from chromium to nickel, size is almost same. Size is almost same. And from nickel to zinc, size increases. तो एक ही सीरीज में आपको 3 वेरिएशन दिख रहे हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम डिक्रीज होगा, क्रोमियम से लगा के निकल बराबर होगा, और निकल से जिंक तक इंक्रीज होगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूछ लिया जाए राइट डाउन विच इज करेक्ट, विच इज आर करेक्ट आउट ऑफ दिस फॉलोइंग, कौन सा सही है? तो फर्स्ट, रेडियस ऑफ स्कैंडियम is greater than radius of titanium. Second, radius of manganese is almost equal to radius of CO. Third, radius of zinc is greater than radius of copper. And fourth is all of. बताइए all of these. Clear? इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हुए साइज घटेगा, तो ऑब्वियसली स्कैंडियम सबसे बड़ा होगा और स्कैंडियम टाइटेनियम से बड़ा होगा। मैग्नीज और कोबाल्ट, क्रोमियम से निकल, सब बराबर है। इट्स ऑल्सो करेक्ट। वॉट अबाउट दिस वन? निकल से जिंक बढ़ता है तो जिंक का ज्यादा होगा कॉपर से। ठीक। और इसका जो दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन बनता है दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
दैट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूँ 3D 4D 5D, दिस इज 3D 4D and 5D। Elements are scandium, titanium, vanadium, scandium, titanium, vanadium, yttrium, zirconium, niobium, hafnium, tantalum, tungsten, hafnium, tantalum and tungsten। तो थोड़ा ठीक करेंगे। लेंथ हैफनियम एंड tantalum, डिस्कस करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, फिर हम सीखेंगे क्यों होता है, फिर देखेंगे इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। Lanthanide contraction is due to the poor shielding of 4f subset। क्लियर? तो याद रखना बेटा, lanthanide के टाइम सबसे पहली बार 4f के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, क्लियर। और वो जो 4f के इलेक्ट्रॉन हैं उन पे पुअर शील्डिंग होती है, मीन्स जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचा नहीं पाते, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है वो साइज कम करता जाता है, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसका रीजन पूछा जाता है, तो ये डायरेक्ट आपको रटी होनी चाहिए। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f सबसेल, ठीक है। अब देखो होगा क्या, 3D सीरीज में, इस सीरीज के अंदर लेंथेनाइट भरे जाते हैं, इस सीरीज में 5D सीरीज के अंदर 6 पीरियड में लेंथेनाइट फिल होता है, ठीक है। उनके कारण पुअर शील्डिंग होगी और पुअर शील्डिंग के कारण साइज घट जाएगी। तो साइज इतना घट जाएगी कि 5D और 4D की साइज सिमिलर हो जाएगी। गोट इट, ड्यू टू लेंथेनाइट यू विल ऑब्जर्व 3D की तो कम रहेगी बट 4D और 5D ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? 3D छोटा रहेगा बट 4D 5D बराबर हो जाएंगे। तो जैसे 4D सीरीज का एलिमेंट है जर्कोनियम और 5D सीरीज का है हैफनियम। तो is it correct if we write the size of zirconium is nearly equal to size of hafnium? Is it correct? Yes, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेंथेनाइट के बाद वाले एलिमेंट में, लेंथेनाइट यहाँ पे नहीं होगा बेटा, लेंथेनाइट के बाद वाले एलिमेंट में जैसे यहाँ 4D और 5D का साइज बराबर हो जाएगा। इवन इनके आयनिक रेडियाई भी बराबर होंगे, जैसे जर्कोनियम +4 जो है वो हैफनियम +4 के बराबर होगा। एटॉमिक भी बराबर होंगे, आयोनिक रेडियाई भी बराबर होंगे। नोट इट डाउन। तो दैट इज लेंथेनाइट। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, सबसे पहला 3D का ऑर्डर और दूसरा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से बेस्ड क्वेश्चन। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में आपको रीजन भी पूछा जा सकता है और फर्दर आपको इफेक्ट। एनी डाउट इन दिस? टेक इट 3D का साइज रीजन, इसका रीजन है देखो, इस चैप्टर वाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट रीजन देख सकते हैं। जैसे बेटा 3D जो है यहाँ पे दो चीजें हो रही है, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि एक एक ध्यान से समझना, ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, ठीक है। अब देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एक एक बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन बढ़ने के कारण न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब प्रोटॉन की वजह से क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव। और जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड करते जाओगे तो 3D तो यही रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो दो बातें यहाँ पे पैरेलली वर्क कर रही है। तो मान लो कभी जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग रहेगा तो साइज क्या कर देगा, कम कर देगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन डोमिनेटिंग रहेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब आप इस फर्स्ट फेज में बात करते हो
तो इस केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फैक्टर। यहाँ पे आते आते ही दोनों का इफेक्ट क्या होता है, बराबर। क्लियर? तो साइज चेंज भी हुई, यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा था तो साइज कम कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा तो रिपल्सन की वजह से साइज इंक्रीज होगी। इस फेज में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो जेड इफेक्टिव से ज्यादा डोमिनेट। क्लियर? तो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। का रीजन आप लिख सकते हो। एनी डाउट? बेटा आज का लेक्चर बहुत बेसिक था और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक होमवर्क है, डू इट ऑनेस्टली। द होमवर्क इज write all the elements of 3D, 4D, 5D, 6D series. Write all the elements of 4F and 5F. इनको लिख के आप याद करेंगे, इनके एटॉमिक नंबर सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? 3D, 4D, 5D, 6D पूरी डी सीरीज, इनके एटॉमिक नंबर, सिंबल्स, इनके नाम और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम विथ एफ लॉ। थैंक यू, हैव अ नाइस